दोस्तों मैं कुंदन सिंह चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल यूरी एग्जाम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मुगल काल चल रहा था जिसमें हम बाबर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जन्म दोस्तों 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। जो शासन काल की बात करें तो 1530 से दोस्तों 1556 तक। अब दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों कि इनका वास्तविक या मूल नाम क्या था। तो दोस्तों नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। दोस्तों माता की बात करें तो इनकी माता का नाम महम बेगम और पिता का नाम बाबर था दोस्तों। अब बात करते हैं हुमायूं के भाइयों की। तो इनके भाइयों का नाम कामरान, असगरी, हिंदाल जो दिलदार बेगम के पुत्र थे और जो कामरान गुलरुख बेगम के पुत्र थे। दोस्तों दादा की बात करते हैं तो उमर तेग मिर्जा, दादी की बात करते हैं तो कुतुलुग निगार खानम या कुतुलुग निगार खान था। दोस्तों दादा की बात करते हैं तो दोस्तों उमर तेग मिर्जा था। हुमायूं का राज्याभिषेक दोस्तों हुमायूं का राज्याभिषेक बाबर की मृत्यु के 3 दिन बाद दोस्तों। बाबर की मृत्यु के कितने दिन बाद दोस्तों? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद किया गया। मुगल शासक का मतलब है मुगल शासक का पहला एवं अंतिम शासक था जो अपने साम्राज्य को अपने पिता के आदेशानुसार अपने भाइयों में बांट दिया। दोस्तों बात करते हैं अब प्रारंभिक जीवन की चुनौतियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हुमायूं से, उन पर हम आज बातें करेंगे। देखते हैं उनसे जीवन से रिलेटेड कितने भी फैक्ट्स बनने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं साम्राज्य का विभाजन। दोस्तों जो कामरान था उसको काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिया। हुमायूं अपने भाई को कामरान को काबुल और कांधार का क्षेत्र दे दिया। अब बात करते हैं असगरी को संभल का क्षेत्र दिया और हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दोस्तों दे दिया अपने पिता के आदेशा के अनुसार। अब सुलेमान मिर्जा जो इसका चचेरा भाई था ये बदखसा का क्षेत्र दे दिया। जहाँ पहले हुमायूं जिस क्षेत्र का बापा हुआ करता था वो अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को वहां का क्षेत्र दे देता है। हुमायूं द्वारा दोस्तों किए गए युद्धों के बारे में हम बात करते हैं। तो कालिंजर का युद्ध दोस्तों 1531 को होता है। दोस्तों 1531 को होता है। कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव थे। इनका जो संबंध दोस्तों था अफगानों से बहुत अच्छा था। इतिहासकार बताते हैं कि कालिंजर मतलब अफगानों से मित्रतापूर्ण संबंध था। मतलब जो प्रताप रुद्रदेव थे दोस्तों इनका संबंध जो अफगान थे उनसे बहुत अच्छा था। दोस्तों अब बात करते हैं कालिंजर से धन और क्षतिपूर्ति प्राप्त कर हुमायूं वापस लौट आया। सबसे दोस्तों बात करें यहाँ से तो हुमायूं की सबसे कमी या शासन व्यवस्था न चलाने की सबसे कमी थी कि अपने भाइयों को साम्राज्य में बांट दिया और अपने ज्योतिष संध नहीं किया। जो कालिंजर का युद्ध था वो पूर्ण रूप से संध नहीं किया और वापस चलाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा दोहरिया का युद्ध या इसे देवरा का युद्ध भी कहते हैं, जो 1532 में अफगान शासक महमूद लोधी से हुआ। हुमायूं का संघर्ष हुआ जिसमें हुमायूं की जीत होती है। फिर 1532 में ही दोस्तों चुनार के किले में घेराबंदी की जाती है। इतिहासकार बताते हैं कि
यह क्षेत्र शेर शाह सूरी के अधीन था दोस्तों। जब 4 माह यहाँ तक हुमायूं 4 माह जब यहाँ हुमायूं घेराबंदी करके रहता है, उस समय यहाँ का शासक शेर शाह सूरी होता है, क्योंकि ये वो ऐसे शासक थे जो उस समय बहुत उभरते हुए शासक थे दोस्तों। तब 4 माह तक यहाँ घेराबंदी करने के बाद दोस्तों जो शेर शाह सूरी था, इनसे संधि कर फिर और कुछ पुरस्कार मतलब अधीनता जो हुमायूं की ये थी चुनार किले पर, जो दोस्तों मिर्जापुर में पड़ता है, जो तैमूर पर्वत के गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के दक्षिण किनारे की ओर चुनार किला स्थित है। यह प्रेजेंट टाइम में मिर्जापुर में पड़ता है दोस्तों। विंध्याचल जाते समय आपको पड़ेगा दोस्तों। अफगान शाखा जो दोस्तों हुमायूं था, जब 4 माह तक यहाँ घेराबंदी कर लिया, तो दोस्तों वहाँ का शासक कौन था? शेर शाह सूरी। यह जो चुनार किला जो ये चुनार का किला था दोस्तों, ये शेर शाह सूरी के अधीन था दोस्तों। तो क्या होता है, जब 4 माह तक वहाँ घेराबंदी कर रहता है हुमायूं, तो संधि कर फिर आप जो शेर शाह सूरी थे, फिर वो अपने पुत्र इनकी अधीनता हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। फिर अपने पुत्र को एक इनकी सेवा के लिए देते हैं, जो अपनी सेना में ये हुमायूं मिला लेते हैं उसे सेवा के लिए। उसका नाम था कुतलुग खान दोस्तों, जो इनका पुत्र था। किसका पुत्र था? ये शेर शाह का पुत्र था, शेर खान का पुत्र था। अब दोस्तों बात करते हैं बहादुर शाह से संघर्ष। 1535 से 1536 के मध्य हुआ दोस्तों। 1535 से 1536 के मध्य हुआ, जो गुजरात के शासक बहादुर शाह से संघर्ष होता है और हुमायूं की जीत होती है, और हुमायूं ने मालवा एवं गुजरात पर अधिकार कर लिया। परंतु यह 1 वर्ष के बाद गुजरात एवं मालवा स्वतंत्र हो जाता है। तो पूर्ण रूप से शासन न करने के बाद जो यहाँ का शासक बहादुर शाह था, तो ये उस पर पुनः अधिकार कर लेता है, ये स्वतंत्र हो जाते हैं क्षेत्र। कुछ इतिहासकारों के मतानुसार चले तो बताते हैं कि जब हुमायूं जाता है बहादुर शाह से संघर्ष करने के लिए, उस समय जो बहादुर शाह है वो चित्तौड़ चला जाता है। जो दोस्तों उस समय ये चित्तौड़ जाता है, तो वहाँ की एक रानी थी, महारानी कर्णवती थी, जो विक्रमजीत की संरक्षिका थी। तो यहाँ बहादुर शाह, तो वह महारानी कर्णवती हुमायूं को एक पत्र लिखती हैं। क्या लिखते हैं? हुमायूं को एक पत्र लिखती हैं। जब बहादुर शाह ये वहाँ जाता है चित्तौड़ जाता है महारानी कर्णवती से संघर्ष करने। जो कर्णवती दोस्तों थी, ये विक्रमजीत की संरक्षिका थी। तो यह पत्र पुनः ये लिखता है, बहादुर शाह पुनः पत्र लिखता है हुमायूं को पत्र लिखता है कि आप गैर मुस्लिम या जिहाद की मांग करके पुनः इसको हुमायूं को पत्र लिखता है कि आप संघर्ष या युद्ध हमसे ना करें। पुनः फिर यह होता है कि 1 वर्ष बाद जब गुजरात और मालवा पर जब हुमायूं का अधिकार हो जाता है, तो पुनः 1 वर्ष के बाद गुजरात और मालवा फिर स्वतंत्र हो जाते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों चुनारगढ़ की विजय। 1528 में 1538 में हुमायूं ने चुनार के किले पर पुनः फिर आक्रमण किया दोस्तों। जब ये किया स्वाधीनता, तो इसकी स्वीकार कर लेते हैं। शेर खान थे, ये स्वाधीनता हुमायूं की एक्सेप्ट तो कर लेते हैं दोस्तों, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, यहाँ पर सरेंडर कर देते हैं। लेकिन हुमायूं दोबारा फिर अटैक करता है। क्या होता है? हुमायूं ने चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं बंगाल
पर अधिकार कर लिया। दोस्तों ये इधर से जाता हुआ, जैसे ये क्षेत्र था दोस्तों, बात करते हैं तो इस क्षेत्र से हुमायूं चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट तक जाता है। तो बंगाल तक ये इधर से मान लो इस साइड से जाता है, ये इस रास्ते से। तो पहले यहाँ चुनार का किला पड़ा, फिर अब दोस्तों यहाँ बंगाल पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये जाता है आक्रमण के लिए, या अपनी विजय रैली को या अपने अभियान को जारी रखता हुआ ऐसे चला जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, उधर जो इसका भाई हिंदाल था, वह जो आगरा था इनके जहाँ का ये उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों। तो क्या होता है, उनके भाई जो हिंदाल थे वहाँ स्वतंत्र बादशाह बन जाते हैं, यहाँ अपने आप को स्वतंत्र बादशाह दोस्तों घोषित कर देते हैं। कौन? हिंदाल। जो दोस्तों यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनकर आएगा, तो यदि यहाँ से बात करें तो पूछेगा, कभी कभी ये पूछ लेता है इनसे हुमायूं के युद्धों से रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव बनता है। जो यहाँ से दोस्तों बात करते हैं तो कलिंजर का युद्ध से बात करते हैं, तो यहाँ पूछेगा कलिंजर का युद्ध हुमायूं किसके बीच लड़ा, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये बनकर आएगा। यदि यहाँ से बात करें तो यह पूछेगा दोहरिया ऐसे देवरा का युद्ध भी कहा जाता है, या पूछेगा यह युद्ध किन किन के बीच हुआ, या किस डेट को लेकर भी क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों चौसा के युद्ध 1539 को दोस्तों होता है। 1539 शेर खान ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया दोस्तों। जब इस साइड से जाता है तो यहाँ इस साइड जब पुनः वापस यहाँ तो अधीनता स्वीकार कर लेता है, फिर ये उसकी हाथ में दोस्तों, उसी के रास्ते में, हुमायूं के रास्ते में जो शेर खां था पुनः बैठा इंतजार करता रहता है, जबकि हुमायूं वापस इसे रिटर्न में वापस आए। तो यह क्या करता है, रास्ते में चौसा पड़ता है। तो चौसा का युद्ध होता है हुमायूं इस चौसा के युद्ध में पराजित हो जाता है 1539 में। तो दोस्तों हम फिगर के माध्यम से बात करते हैं, तो यह जो चौसा था एक गुजरात का क्षेत्र था। इधर दोस्तों एक क्षेत्र करें तो यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है दोस्तों। फिगर के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करें तो दोस्तों ये हमारा एक कर्मनाशा नदी थी, जो एक क्षेत्र गुजरात के क्षेत्र में पड़ते है। एक कर्मनाशा नदी है, एक है दोस्तों गंगा नदी, ये कर्मनाशा नदी। तो ये क्षेत्र पड़ता था जो है चौसा, इस क्षेत्र में युद्ध हुआ था। तो जब इस पर शेर खां इस पर आक्रमण करता है, तो अब ये अपने घोड़ सवार और अपने स्वयं गंगा नदी में कूद जाता है। कूदने के पश्चात इसकी जिस भिस्ती ने जान बचाई थी, वो जान बचाने वाले भिस्ती का क्या नाम था, निजाम शाह भिस्ती, जिसे हुमायूं ने एक दिन के लिए बाप्पा बनाया। तो एक दिन बाप्पा बनाने के उपरांत ही निजाम शाह ने चमड़े के सिक्के चलवा दिए एक ही दिन में। जो आपने मूवी देखा होगा वो नायक, तो उसमें अनिल कपूर एक ही दिन में मंत्री का पद जैसे कैसे निभाते, वैसे ही निजाम शाह ने एक ही दिन में चमड़े के सिक्के चलवा दिए दोस्तों। फिर और जब इसी चौसा के युद्ध के बाद ही शेर खां ने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की। ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा दोस्तों, तो बनेगा कि किस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। तो दोस्तों इस चौसा के युद्ध में, चौसा का युद्ध कब हुआ, 1539 में दोस्तों। फिर बात करते हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा तो मुगल शासक में ऐसा कौन सा भिस्ती था या किसने चमड़े के सिक्के चलवाए, तो निजाम शाह था जो चमड़े के सिक्के चलवाता है, जो एक दिन का बाप्पा बनता है दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों, फिर आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। हुमायूं को शेर शाह ने पराजित कर, इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय होती है। क्या हुमायूं को शेर शाह ने
पराजित कर आगरा पर और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जब यह ऊपर सारे जो मुगल जहाँ जहाँ मुगल का शासक था वहाँ दिल्ली और आगरा पर जब अधिकार कर लिया है तो पूरी तरह से उसकी जो थी सत्ता थी वो ध्वस्त होने लगी। तो क्या होता है 1500 वर्ष तक जो होता है 1500 वर्ष तक 15 वर्ष दोस्तों जब शेर शाह आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है तो जो हुमायूं था दोस्तों ये सिंध भाग जाता है या सिंध को चला जाता है। यहाँ तक यह 1500 वर्षों तक घुमक्कड़ की तरह जीवन या निर्वाह करने लगता है। कालांतर में अब उनसे जीवन से रिलेटेड भी देखते हैं ऑब्जेक्टिव कितने बनेंगे, ऑब्जेक्टिव देखते हैं कितने बनेंगे। तो निष्कर्षित जीवन से इनसे भी ऑब्जेक्टिव बनकर दोस्तों पूछे गए हैं, अधिकतर परीक्षाओं में देखे गए हैं। दोस्तों जितने भी हम सेगमेंट में उतना ही मैं टॉपिक लेकर आता हूँ, जितने भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले हैं उनको ही हम डिस्कस करते हैं। 1540 और 1555 में क्या होता है 1540 से 1555 तक 29 अक्टूबर 1541 में हिंदाल के एक गुरु थे दोस्तों जिनका नाम मीर अली अकबर था। दोस्तों ये किसके गुरु थे? ये हिंदाल के गुरु थे। इनका संबंध जो हुमायूं था इनका संबंध हिंदाल से अच्छा था दोस्तों, और इनके दो भाई असगरी और कामरान से इनके संबंध अच्छे नहीं थे। तो इनके एक गुरु थे मीर अली अकबर। यह पूछा जा सकता है कि हमीदा बानो किसकी पुत्री थी? तो यह मीर अली अकबर की पुत्री थी, जो किसके आध्यात्मिक या गुरु थे? तो हिंदाल के गुरु थे दोस्तों। फिर बात करते हैं कालांतर में हमीदा बानो ने अकबर को जन्म दिया। अकबर का जन्म अमरकोट के हिंदू शासक वीर साल के महल में हुआ, जो एक हिंदू शासक थे। आइए दोस्तों फिर हम बात करते हैं दोस्तों कि हुमायूं के शासन काल में कौन कौन से चित्रकार हुआ करते थे दोस्तों। इसके हुमायूं से जितने भी टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको ही हम डिस्कस करते हैं। आप वीडियो देखते रहिए, आपका कोई भी एक परीक्षा में बैठिए और कोई भी क्वेश्चन छूट जाए तो आकर हमसे बताना दोस्तों। देखते हैं फिर बात करते हैं दोस्तों, आज बात करते हैं चित्रकार। कौन कौन से चित्रकार थे? तो मीर सैयद अली थे। कौन से दोस्तों थे? मीर सैयद अली। मीर सैयद अली, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसके दरबार में मीर सैयद अली नाम का चित्रकार हुआ करता था। तो दोस्तों आप क्या ऑब्जेक्टिव में कैसे टिक करेंगे? मीर सैयद अली हुमायूं के दरबार का चित्रकार था। फिर एक दूसरा चित्रकार था ख्वाजा अब्दुस सामद। दूसरा था अब्दुस सामद था, ख्वाजा अब्दुल सामद। दूसरा कौन था? ख्वाजा अब्दुस सामद था। जो उपाधियों की बात करते हैं तो दोस्तों अब्दुल फजल ने हुमायूं को इंसान ए कामिल की उपाधि धारण की या उपाधि धारण कराई या उपाधि दी। दोस्तों बात करते हैं कि यह पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनकर बनेगा तो यह ऐसे बनेगा कि इंसान ए कामिल की उपाधि मुगल शासक कौन था? ऐसा मुगल शासक था जो इंसान ए कामिल की उपाधि धारण की। तो दोस्तों हम बात करते हैं तो कौन था? हुमायूं था दोस्तों, हुमायूं था। हुमायूं एक ऐसा मात्र शासक था जो ज्योतिष शिक्षा में विश्वास करता था। यही कारण है कि हुमायूं 7 दिनों में 7 कलर के वस्त्र धारण करता था। अब बात करते हैं हुमायूं की मृत्यु से रिलेटेड कि मृत्यु कैसे हुई दोस्तों। तो हम बात करते हैं हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई। तो दोस्तों हुमायूं का एक पुस्तकालय हुआ करता था, जिस पुस्तकालय का नाम शेरमंडल या दीनपना नाम का एक पुस्तकालय था, जिसमें एक क्षेत्र था या एक मंजिल थी जिसमें एक पुस्तकालय हुआ करता था। शेरमंडल एक क्षेत्र था मतलब पुस्तकालय था जिसे कहते हैं
दीन पनाह पुस्तकालय, दीन पनाह दीन पनाह पुस्तकालय था दोस्तों। इसमें शेर मंडल एक क्षेत्र था, शेर मंडल क्षेत्र था दोस्तों। तो 26 जुलाई 1556 में हुमायूं की सीढ़ियों से शेर मंडल में दीन पनाह का एक पुस्तकालय था, जिसमें शेर मंडल था। उसमें उन सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। लेनपुर इतिहासकार लिखते हैं उसे भागहीन, क्योंकि भागहीन कहा करते थे हुमायूं को, क्योंकि लेनपुर लिखता है कि जिंदगी भर लेनपुर इतिहासकार थे दोस्तों। यह लिखते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते इसकी मृत्यु हो गई। तो हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है? तो दोस्तों हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से होती है। किस पुस्तकालय से? तो दीनपनाह से। किस मंडल से? शेर मंडल से गिरने से होती है। या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा शासक था जिसकी सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई? तो ऐसा मुगल शासक कौन था? हुमायूं था दोस्तों। फिर बात करते हैं हुमायूंनामा की रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों हुमायूंनामा के रचनाकार गुलबदन बेगम थी। कौन थी? हुमायूंनामा के रचनाकार या हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो दोस्तों गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम की बात करें दोस्तों तो यह कौन थी? गुलबदन हुमायूं की चचेरी बहन थी, जो हुमायूंनामा को फारसी भाषा में, किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखती हैं दोस्तों। बात करते हैं फिर, और चांदी का सिक्का भी हुमायूं के द्वारा ही चलाया गया। कब? जब दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है, उस समय चांदी का सिक्का हुमायूं ने चलवाया था। इसके ही बाद अपना चांदी का सिक्का चलवाते हैं। यह पूछा जाता है ऐसा कौन सा शासक था, मुगल शासक था, जो चांदी के सिक्के चलवाता है? तो दोस्तों हुमायूं था। आइए दोस्तों बात करते हैं फिर। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप बने रहिए एवरी एग्जाम के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।